हाय एवरीवन, वेलकम एंड शुरू करते हैं। ठीक है, बिना कुछ बात किए शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन और सीएचएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये है। सो लेट्स बिगिन नाउ। इन 1921 अमेरिका was affected by series of outbreaks of cases of polio। ठीक है, पोलियो पहले तो है क्या? पोलियो is also called poliomyelitis and it's a viral disease, मतलब it's caused by virus where the nerve cells of the body gets affected and the human suffers from paralysis and muscle weakness। okay, चलो। एंड हमारे जो थियोडर रूजवेल्ट है, अगर आपको पता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट, ही हैड गॉन कैंपिंग टू दिस कैंपोबेलो एस्टेट। वहां पे गए थे एंड एक यंग पॉलिटिशियन थे वो उस वक्त। एंड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम आफ्टर डूइंग हिज वर्क, व्हेन ही रिटर्न ही फेल्ट अ स्लाइट फीवर और कुछ दिनों के बाद ही गॉट डिटेक्टेड दैट ही हैड बिकम अ विक्टिम ऑफ पोलियो। एंड ही दैट वाज कंप्लीटली लाइक ही वाज कंप्लीटली टेकन अबैक। मतलब ऐसा बस बाहर बाहर गए थे, थोड़ा एक वाइल्ड फायर हुआ था पास में, सो एज अ वॉलंटरी ग्रुप ही डिसाइडेड टू हेल्प एंड ही रिटर्न। ही फेल्ट स्लाइटली सिक और तब पता चला कि उनको पोलियो हो गया है। Now how does this polio virus, how does it enter our body? थ्रू द, पहला जो देखो एंट्री पॉइंट्स देखो, माउथ या फिर नोज। माउथ मतलब इन्फेक्टेड फूड, नोज यानी कि हवा में ड्रॉपलेट्स वगैरह। देन इट ट्रेवल्स टू योर इंटेस्टाइन्स, वहां पे वो कुछ देर रहता है। व्हेन इट स्टेज इन योर इंटेस्टाइन फॉर अ वाइल, तब सिम्टम्स निकलेगा लाइक हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, वो सब होगा। फाइनली वो वायरस वहां से जाके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। ब्लड स्ट्रीम में इट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द बॉडी यू नो डेवलप्स एंटीबॉडीज टुवर्ड्स द वायरस। मतलब देखो, वायरस जो है ना वो टेररिस्ट जैसे हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब टेररिस्ट आए हैं तो सोल्जर्स तो निकलेंगे, तो बॉडी जो सोल्जर्स को भेजता है इन ऑर्डर टू फाइट द टेररिस्ट, वो है एंटीबॉडीज। ओके, नाउ कुछ बहुत रेयर केसेस में या फिर बहुत कम केसेस में ही लोग जो हैं ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ रिकवर करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और अनफॉर्चुनेट 1% केस ऐसे भी होते हैं जो कि कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है उनको। ओके, कंप्लीट पैरालिसिस उनको हो जाता है 1% ऑफ दोज केसेस। नाउ हाउ डज दिस वायरस, हाउ डज इट स्प्रेड? इट स्प्रेड्स थ्रू infected feces, droplets and infected food। okay, it spreads through infected feces and droplets and food। next, how the virus affects the victim? तो वायरस क्या होता है? वायरस once it enters your body, it affects your central nervous system। your central nervous system comprises of your brain and spinal cord। ओके, जब वो ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसका जो सिम्टम्स है वो ट्रेवल करता है टू द लंग्स। द विक्टिम इज अनेबल टू ब्रीथ। व्हेन द वायरस अफेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, देन विक्टिम इज अनेबल टू मूव, यानी कि उनका हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। एंड जनरल what the body experience, the body experiences body ache, body pain and stiffness in the neck and the back region। okay, and severity of paralysis, बहुत ऐसे केसेस में मतलब पैरालिसिस अगर होता है तो फिजियोथेरेपी के हेल्प से द सिवियरिटी कम हो जाता है, लेकिन बहुत से केसेस में लोग उस चीज से उभर के नहीं आ पाते हैं। दे रिमेन half paralyzed or completely paralyzed throughout their life। Now, in 1950s, polio spread rapidly across the states। Parents, they were afraid to send their children out of the house, even to school as well। और victims, वहां पे posters, हर जगह posters ही posters थे। यूनाइटेड स्टेट्स में इन द 1950s posters क्या डिपिक्ट कर रहे थे? आयरन क्रचेस पकड़ के बच्चों का फोटोज विथ क्रचेस एंड पीपल इन आयरन लंग्स। अब आयरन लंग्स क्या है? आयरन लंग्स वेर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग एड्स।
उस वक्त प्रोवाइड किया जाता था, जितना मेडिसिन उस वक्त डेवलप किया था, आयरन लंग्स प्रोवाइड किया जाता था टू द पेशेंट्स हु वर सफरिंग फ्रॉम polio. Now Roosevelt himself, he was a victim, but polio never stopped Roosevelt from doing actions that helped in spreading awareness about polio, and he established an organization called March of Dimes to create awareness about polio. पिक्चर्स देखो, पहले पिक्चर में क्या है, यू कैन सी द किड्स विथ क्रचेस. सेकंड पिक्चर में आप देखोगे वो है आयरन लंग्स, ओके, दैट इज द मशीनरी. और थर्ड पिक्चर में आप देखो, देयर इज अ नर्स स्टैंडिंग एंड देयर इज अ, आई डोंट नो इफ इट्स अ चाइल्ड और व्हाटएवर, शी इज placed within that iron lung, okay, iron lungs, okay. Now polio virus was a part of, is a part of enterovirus category. एंड पोलियो वायरस जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 स्ट्रेन्स हम उनको बोलते हैं, स्ट्रेन्स यानी कि 3 टाइप्स के. एंड साइंटिस्ट को ये थोड़ा उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 1950s एंड 60s के टाइम में, ठीक है, साइंटिस्ट को ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, क्योंकि जब एक वैक्सीन आप निकालते हो ना, सो वो वैक्सीन शुड वर्क अगेंस्ट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस, नॉट जस्ट वन, क्योंकि एक टाइप पे आप निकालोगे तो दूसरा टाइप आके अटैक करेगा. सो scientists were in trouble to find out a vaccine that would serve or that would kill the 3 types of polio virus. अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट कि बिफोर 1900s एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 1900s के अंदर डिफरेंस क्या था. बिफोर 1900s मतलब बिफोर दिस आउटब्रेक ऑफ पोलियो वायरस, सिचुएशन कैसा था, सैनिटेशन कंडीशन सही नहीं थे, सुएज ट्रीटमेंट सही नहीं था, बेबीज जो है ना दे वर कंप्लीटली एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ वायरसेस, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था. और मदर्स ऑब्वियसली बेबीज वर एक्सपोज्ड, वो बड़े होके they will become a girl will turn into a young mother, and mother will pass on all her antibodies to the child, so the child will develop a immunity right after its birth. ठीक है, तो इम्यूनिटी के साथ वो जो भी है बच्चा वो पैदा होता है, एंड इसीलिए उस वक्त पोलियो केसेस ना ज्यादा नहीं थे, थोड़े कम थे लेकिन कम ही थे. बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1900s, मतलब 1901 से शुरू करके हम 1950s तक अगर बात करें, तो सैनिटेशन कंडीशन इंप्रूव हुआ था, सुएज कंट्रोल भी हो रहा था, बेबीज वेर ब्रॉट अप और वेर गिवन बर्थ यूजिंग केयरफुल मेजर्स, हॉस्पिटल्स में हो या मिडवाइफ्स हो, जो भी हो, केयरफुली वो बच्चों को दे वर गिविंग बर्थ, दे वर ट्राइंग नॉट टू एक्सपोज, you know, the kids or the children or the young women at that time were trying not to get too much exposed to the viruses. तो जो बच्चे को जन्म देते थे ना, they had very less antibodies to pass on to the kids, and the kids were born with very less immunity, which is why वो kids जो भी है वो जब बड़े होते थे, in their growing up stage, they used to get affected by polio virus, which is why we notice कि 1901 से लेके 1950 के बीच we see rise in cases of polio victims, okay, rise in cases of polio victims, okay. Now there came a scientist called Jonas Salk in 1947, and he started to do a research on polio virus. In 1949 the research got advanced. वो जो भी रिसर्च कर रहे थे 2 साल के बाद रिसर्च का थोड़ा एडवांस हुआ. क्यों? क्योंकि सेल कल्चर मेथड के तहत he started to make his research. In 1952 he developed a vaccine using that cell culture method. ओके और ये वैक्सीन क्या था? इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस. नाउ देखो, आपने ये जो कोरोना वायरस का वैक्सीन लिया है या फिर आप बचपन से लेके अब तक बहुत से वैक्सीन लिए हो, तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है? वैक्सीन के अंदर जर्म्स होते हैं, आइदर किल्ड और वीकेंड यूजिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो सॉल्क का जो वैक्सीन था उसके अंदर क्या था? वायरस था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको इनएक्टिव किया गया था, एंड वैक्सीन के अंदर वही था. 1954 में
मैसिव टेस्टिंग हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हुआ, अडल्ट्स को पहले वैक्सीन दिया गया. व्हेन अडल्ट्स रिस्पॉन्डेड टू दैट वैक्सीन इन अ पॉजिटिव वे, गवर्नमेंट सेड कि अब हम बच्चों को देंगे, तो बच्चों को वैक्सीन देना शुरू हो गया. अब जब बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया, 260 केसेस ऑफ पोलियो केम आउट. क्यों 260 केसेस ऑफ पोलियो केम आउट? हम तो वैक्सीन दे रहे हैं पोलियो खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ तो पोलियो शुरू हो रहा है. क्यों? क्योंकि उन केसेस में देखा गया कि ये जो इनएक्टिव वायरस था वो एक्टिव हो गया था. ओके, वो एक्टिव हो गया था एंड इमीडिएटली द डिफेक्ट वाज डिटेक्टेड एंड चेंजेस वेर मेड. राइट. फिर 1957 में अनदर साइंटिस्ट निकले, उनका नाम था एल्बर्ट सैबिन. He developed the oral form of vaccine using live inactive virus using recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology use करके initial stages में जब वो technology था उसको इस्तेमाल करके he kind of developed this live inactive virus. Okay. अब जो सॉल्क वैक्सीन है उसका एक फर्स्ट डोज होता है, 30 डेज के बाद सेकेंड डोज होता है और फिर बूस्टर डोज दिया जाता है हर 5 साल. सैबिन वैक्सीन जो है ये बच्चों को दिया जाता है राइट आफ्टर द टेक बर्थ. सो राइट आफ्टर द टेक बर्थ इन द फर्स्ट 2 years उनका 2 डोज खत्म हो जाता है और फिर स्कूल ज्वाइन करने से पहले उनको 3rd डोज दिया जाता है. ठीक है. और फिर अगर वो उस शहर में रहे या फिर कहीं आसपास घूमने गए तो ठीक, अगर वो किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में जाते हैं जहां पे पोलियो के केसेस बहुत हैं, देन वो एक बूस्टर डोज लेके वहां ट्रैवलिंग करने जाते हैं. ओके, चलो. Now let's see the advantages and disadvantages of Sabin vaccine. तो advantages क्या है? Long lasting immunity, prevention of reinfection of digestive tract and low cost of production of syringes. क्योंकि एक oral vaccine था तो syringes needles का कम ही इस्तेमाल होता था. Then we have disadvantages of Sabin vaccine. Disadvantages क्या है? Sabin vaccine cannot be used for patients with immunocompromised system. जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका इम्यूनिटी वीक है, उनको सैबिन वैक्सीन नहीं दिया जा सकता. जो अटेंडेंट्स अटेंड कर रहे हैं टू दीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, उनको भी सैबिन वैक्सीन नहीं दिया जा सकता. क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि चांसेस है कि इनएक्टिव वायरस जो है इन द वैक्सीन वो एक्टिवेट हो सकते हैं और दैट विल अफेक्ट द पेशेंट्स. ओके. फिर तीसरा क्या है? जिन लोगों का स्टमक और डाइजेस्टिव इश्यूज है उनके ऊपर सैबिन वैक्सीन शायद काम ना कर सके. व्हाई? बिकॉज वैक्सीन हैज टू स्टे इन योर बॉडी फॉर अ व्हाइल इन ऑर्डर टू वर्क, एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया द वैक्सीन इज ऑब्वियसली गोइंग टू लीव योर बॉडी. तो जब वैक्सीन ही बॉडी के अंदर नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप इम्यूनिटी? यस. ओके, मूविंग ऑन. WHO, World Health Organization, has allowed countries. उसके बाद when the vaccine came out, both Sabin vaccines and Salk vaccines, the WHO allowed the countries to use both the vaccines. तो अब countries के ऊपर depend करता है कि वो injectable Salk vaccine use करे या oral form of Sabin vaccine use करे. And with the advancement of technology, right now recombinant DNA technology is using Escherichia coli or E. coli in order to develop vaccines for polio. और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि chances of reinfection बहुत कम है इसमें, बहुत कम, like 0.1% इस तरीके का chances है. Okay. Since the 1980s, cases of polio have significantly reduced. WHO in 1988 एक उसने गोल सेट किया था 1988 में कि बाय 2000 हम पोलियो को completely eradicate कर देंगे from the surface of earth. But obviously अगर हम present time की बात करें, we still see cases of polio happening. That means eradication of polio has not yet happened. Although जो cases निकल के आ रहे थे, the increasing number of cases have been reduced, but polio still exists in the world, which is why आज भी एक नारा चलता है इंडिया में कि 2 बूंद जिंदगी की. What does that mean? That 2 बूंद, that means 2 drops of polio and your child will be saved from being a victim of polio. Yes? Okay.
चलो, thank you so much. And if you have any kinds of doubt, you can just type it down in the comment section and I'll try to reply. Okay, thank you. So these are few questions, and see whether you are able to answer these questions or not. Okay, chalo, thank you.